हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टडी मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो करेंसी है कैसे प्रिंट होती है इंडिया के अंदर। मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मनी प्रिंट होती है दैट इज़ डन एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। करेंसी इन इंडिया इज़ प्रिंटेड एज पर एम आर एस मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जो MRS सिस्टम है इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1956 इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। MRS से पहले क्या होता था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर RBI 40% रिजर्व रखता था। मतलब अगर RBI को 100 रुपये का रुपीज़ प्रिंट करना है तो उसे 40 रुपये का या तो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी अपने पास उसे रखना होता था। सो रिजर्व्स वर नीडेड एज पर द प्रपोर्शन ऑफ 40% ऑफ द करेंसी विच इज़ प्रिंटेड। बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम में ऐसा नहीं है। अंडर MRS RBI has to maintain reserve of at least rupees 200 crore in the form of gold, foreign currency, एसेट्स। और इस 200 करोड़ के अंदर जो गोल्ड है वो मिनिमम लगभग 115 करोड़ का होना ही चाहिए। फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग और येन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो हार्ड करेंसीज है वो रखनी होती है RBI को अपने पास। Against this minimum reserve of 200 crore, now RBI can print unlimited amount of money, unlimited amount of currency. Against this minimum reserve, RBI can print unlimited currency. Therefore 1956 से पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व होता था एंड आफ्टर 1956 इट इज़ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो करेंसी प्रिंट करने के लिए सबसे पहले RBI को चाहिए 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व। उसके अलावा एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि नाउ RBI ऑल्सो नीड बैकिंग ऑफ 3 थिंग्स: गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI can issue currency with the backing of following: first gold, second foreign currency assets, and third is securities of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिक्योरिटीज़ बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो ये लिख के RBI को दे देती है कि भाई एट ए पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम हम RBI को इतना पैसा वापस कर देंगे। देयरफॉर RBI नीड्स फर्स्ट मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ एंड देन RBI नीड द बैकिंग ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी गवर्नमेंट RBI से पैसा लेती है दैन वो RBI को एक सिक्योरिटी देती है। इट इशूज़ सिक्योरिटी टू द RBI। देखिए ये मान लीजिए गवर्नमेंट है एंड दिस इज़ RBI। अब गवर्नमेंट को मान लीजिए 100 करोड़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट विल इशू 100 करोड़ वर्थ ऑफ GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।
आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेगी एंड आरबीआई विल प्रिंट 100 करोड़ ऑफ रुपीज़ एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती, आरबीआई हैज़ टू गिव 100 करोड़ अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है और आरबीआई प्रिंट द करेंसी एंड गवर्नमेंट इश्यूज द सिक्योरिटीज़, इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग इट्स बजट बाय द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। फाइनेंसिंग ऑफ बजट बाय प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। और जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है देन गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसको स्पेंड कर देती है इकोनॉमी के अंदर। तो जैसे ही गवर्नमेंट 100 करोड़ आरबीआई से बोरो करेगी देन इट विल स्पेंड इन द इकोनॉमी। तो जो M0 होती है, जो रिज़र्व मनी है, वो 100 करोड़ रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी और जो मनी सप्लाई है वो कितने गुना हो जाएगी, इट विल बी 5.5 इंटू 100। ऐसा क्यों होगा अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ढंग से देखिए। 5.5 इंटू 100 करोड़, इसको हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। 5.5 इज़ द मनी मल्टीप्लायर एंड 100 इज़ द M0 हाई पावर्ड मनी एंड MS स्टैंड फॉर मनी सप्लाई। चलिए एक दूसरा हाइपोथेटिकल केस देखते हैं। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए 100 करोड़, गवर्नमेंट ने आरबीआई को 100 करोड़ के सिक्योरिटीज़ दे दिए। नाउ आरबीआई ने क्या किया, एक दूसरा बैंक 1 मान लेते हैं इसको, आरबीआई ने वो सिक्योरिटी बैंक 1 को दे दी और आरबीआई ने बदले में 100 करोड़ वर्थ की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ GSEC ये इस बैंक को दे दी और इस बैंक ने 100 करोड़ रुपीज़ आरबीआई को दे दिए। ऐसा भी हो सकता है। एंड देन आरबीआई ने क्या किया, ये जो 100 करोड़ थे ये फिर गवर्नमेंट को दे दिए। इस केस के अंदर क्या हुआ, देखिए इस केस के अंदर ओरिजिनली पैसा तो बैंक 1 से आया है, कोई नई करेंसी तो प्रिंट हुई नहीं है, इसलिए जो M0 है M0 विल नॉट इंक्रीज़ क्योंकि ऑलरेडी पैसा था इकॉनमी के अंदर, कोई नई करेंसी प्रिंट नहीं हुई है। तो क्या हम इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे? हम इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कहेंगे क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग तभी होती है जब व्हेन देयर इज़ अ प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। In this case there is no printing of currency, that's why there is no deficit financing, it is a simple financing। चलो एक कंपैरिजन करते हैं। हमने कहा कि मिनिमम रिजल्ट चाहिए 200 करोड़ का, ठीक है, और अभी तक 2021 तक अगर मैं बात करूं तो कितनी अमाउंट ऑफ करेंसी इन करोड्स आरबीआई प्रिंट कर चुकी है। सो जो M0 की जो वैल्यू है that defines the currency which is printed by RBI, उसकी वैल्यू हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, इट इज़ 33 लाख करोड़। और जबकि मिनिमम रिज़र्व कितना रखा हुआ है, सिर्फ 200 करोड़ का मिनिमम रिज़र्व, 200 करोड़ का। देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। आरबीआई ने अभी तक 33 लाख करोड़ की करेंसी प्रिंट कर दी है और मिनिमम रिज़र्व कितना रखा है, सिर्फ 200 करोड़ का। अब सेकंड पॉइंट आता है कि मिनिमम रिजर्व तो 200 करोड़ का था, ठीक है, लेकिन बैकिंग कितने की थी? क्या बैकिंग भी सिर्फ 200 करोड़ की थी या 33 लाख करोड़ की थी? तो इस केस के अंदर आरबीआई ने लेकिन जो बैकिंग रखती है, आरबीआई ने बैकिंग 33 लाख करोड़ की ही रखी है। जब भी आरबीआई नई करेंसी इशू करता है तो इट कीप्स बैकिंग, एंड जो बैकिंग होती है वो 3 फॉर्म के अंदर होती है, या तो गोल्ड, या फिर फॉरेन करेंसी एसेट्स, या फिर सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो मेजर जो बैकिंग है 1, 2, 3 के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ बैकिंग है जिसके थ्रू ये 33 लाख करोड़ प्रिंट हुआ है, दैट इज़ दिस थर्ड वन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है बिकॉज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट जो है आरबीआई के पास जाती है, गवर्नमेंट आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है और आरबीआई जो है नई करेंसी प्रिंट कर देती है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग देयर इज बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ which are kept with the RBI, and against those securities new money is printed in the economy। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि कैन प्रिंटिंग ऑफ मनी क्रिएट
रियल रिसोर्सेज। क्या मनी प्रिंट करने से, आरबीआई जो मनी प्रिंट करती है उससे क्या रियल रिसोर्सेज जनरेट होते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इंडिया के अंदर कोल की आवश्यकता है और टोटल जो कोल की डिमांड है, डिमांड ऑफ कोल, वो कितनी है? मान लीजिए 10 यूनिट की है और इंडिया में प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और अब शॉर्टेज कितना रह गया? 10 - 5, दैट मीन्स 5 यूनिट का भी शॉर्टेज है। तो क्या आरबीआई ज़्यादा पैसे प्रिंट करके क्या इस कोल की शॉर्टेज को भर सकती है? द आंसर इज़ नो। अगर आरबीआई प्रिंट करती है करेंसी और सभी जो कंज्यूमर्स ऑफ कोल है उनको दे देती है, तो उससे क्या होगा? उनकी पेइंग पावर, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और उसी जो 5 यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को सभी के सभी उसी को खरीदेंगे, तो इससे क्या है? प्राइस और बढ़ जाएगा, ये जो 5 यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जो 5 यूनिट जो डेफिसिट है वो तो अभी भी है ही, रियल डेफिसिट तो अभी बना हुआ है। देयरफॉर प्रिंटिंग ऑफ मनी it cannot create real resources. Now let me pose a second question to you. Suppose गवर्नमेंट जो है वो जो 100 करोड़ जो आरबीआई ने प्रिंट किया वो गवर्नमेंट के पास आ गया और गवर्नमेंट इस 100 करोड़ से मान लीजिए हॉस्पिटल बनाती है या फिर स्कूल बनाती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस 100 करोड़ से रियल रिसोर्सेज जनरेट हुए हैं? द आंसर इज़ अगेन नो। प्रिंटिंग ऑफ मनी से कभी भी रियल रिसोर्सेज जनरेट नहीं होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ये इकॉनमी है और इस इकॉनमी के अंदर 1000 रुपये की मनी है, ठीक है। अब ये जो मनी जो है, मान लीजिए 700 रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है और 300 रुपया जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अभी मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब गुड्स, सर्विसेज एट्सेट्रा। मान लीजिए 100 गुड्स या 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ दिस मनी विल परचेज दिस गुड, सो इन दिस केस दिस 1000 रुपीज़ आर चेजिंग 100 गुड्स। सो प्राइस ऑफ ईच गुड कितना हुआ? प्राइस ऑफ ईच गुड, it will be 1000 divided by 100, that means 10 rupees per good। अब प्राइवेट सेक्टर के पास 700 रुपये पड़े हैं और हर एक गुड का प्राइस है 10 रुपये, तो प्राइवेट सेक्टर कितना गुड्स को परचेज कर पाएगा? 70। इसी तरह गवर्नमेंट के पास 300 रुपये हैं और एक गुड की प्राइस है 10, तो गवर्नमेंट कितने गुड्स परचेज कर पाएगी? 30। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो 400 रुपया और एडिशनल प्रिंट कर लेती है, ₹400। तो अब मनी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। मनी टोटल कितनी होगी? टोटल मनी नाउ इज़ 1400। नाउ 1400 रुपीज़ आर चेजिंग 100 यूनिट ऑफ गुड्स। अर्लियर 1000 रुपीज़ वर चेजिंग 100 गुड्स। Now 1400 rupees are chasing 100 goods. Therefore, too much money is chasing the goods. This will lead to the inflation. So what will be the new price of each good? It will be 1400 divided by 100, that is rupees 14 per good. So the price of goods now has increased to ₹14. Earlier it was 10 rupees, now it is 14 rupees. इस इन्फ्लेशन से क्या हुआ? जो वैल्यू ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो गई। पहले 10 रुपये में जो चीज़ मिलती थी अब वो 14 रुपये में मिल रही है, तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो चुकी है। अब इस नए सिनेरियो के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास 700 रुपये है, अब गवर्नमेंट सेक्टर के पास कितना हुआ? 300 + 400, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी 700 रुपये हैं ना। बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ विल बाय इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स। Private sector will be able to buy 50 goods and government sector will be able to buy 50 goods.
तो इस केस के अंदर पहले तो गवर्नमेंट के पास जो एक्सेस टू रिसोर्सेज था वो था 30 यूनिट्स, 30 गुड्स. नाउ गवर्नमेंट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज हैज इंक्रीज टू 50 गुड्स. और इसी के प्रपोर्शन में जो प्राइवेट सेक्टर के पास पहले 70 गुड्स थे, अब वो 50 रह गए. सो द रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड विद द गवर्नमेंट सेक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो नई करेंसी प्रिंट करने से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. एंड द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर. न्यू रिसोर्सेज आर अगेन नॉट, न्यू रियल रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड. नो न्यू रियल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड. ओनली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर. तो इससे क्या होता है, अब ये जो 30 से जो 50 गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए हैं, पहले सिर्फ 30 यूनिट ऑफ गुड्स थे, अब 50 यूनिट ऑफ गुड्स हैं. तो इस रिसोर्सेज इंक्रीज़ होने से गवर्नमेंट जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल क्रिएट कर पाती है. देयरफॉर ड्यू टू प्रिंटिंग ऑफ मनी रिसोर्सेज आर बीइंग सक्ड आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में भी हम देख सकते हैं. मान लीजिए गवर्नमेंट नया पैसा प्रिंट करने के बजाय, ये जो 400 रुपया जो गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है, इस 400 रुपये को प्रिंट करने के बजाय अगर गवर्नमेंट 200 रुपये का टैक्स लगा दे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो मनी है वो 700 से रिड्यूस होके 500 हो जाएगी, 500. और गवर्नमेंट की जो मनी है वो 300 से इंक्रीज होके 200 हो जाएगी. देयरफॉर प्रिंटिंग ऑफ मनी इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वलेंट टू टैक्सिंग प्राइवेट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन. I will write this down. Printing of new currency is taxing private sector in the form of inflation. इसीलिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग उसे हम इन्फ्लेशन टैक्स भी कहते हैं. इन्फ्लेशन टैक्स. चलिए एडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो यही है कि इट विल इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट. और उसी का जो नेचुरल उसका एक कोरोलरी है वो ये है कि इससे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है. इट इंक्रीजेस द रिसोर्सेज ऑफ द government and this increases the development expenditure. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है. फॉर एग्जांपल स्कूल, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, रोड्स की कंस्ट्रक्शंस, ये सब जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. और इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमने अभी स्टडी किया था. तो इट्स डिसएडवांटेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इन्फ्लेशन. देयरफॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए. जब गवर्नमेंट के पास बहुत कम रिसोर्सेज हों, देन टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्सेज डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा सकती है, बट इट शुड नॉट लीड टू हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट शुड प्रिंट मनी विद इन द लिमिट्स सो दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द लिमिट. 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स हुए तो उससे पहले 1970s 1980s के अंदर इंडिया की इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती थी. और उसका कारण यही था कि एवरी 5 ईयर प्लान के अंदर टारगेट्स मीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ती थी. इन प्री रिफॉर्म इरा गवर्नमेंट वॉज प्रिंटिंग एक्सेसिव मनी. हर 5 ईयर प्लान के अंदर कुछ टारगेट होता था कि भाई इतनी मनी प्रिंट की जाएगी इस 5 साल के अंदर, लेकिन उस 5 साल के अंदर ये देखा जाता था कि वो लगभग उसका जो टारगेट होता था उसका डबल प्रिंट हो जाती थी, और कभी कभी तो 3 टाइम्स भी प्रिंट हो जाती थी मनी, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी इकॉनमी में. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.